हेलो थिंकर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में मौज कर रहे होंगे। हमेशा की तरह कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, कुछ न्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड और एग्ज़ाम को लेके इम्पोर्टेंट है, वो लेके आया हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, या फिर नीचे जो पट्टी चल रही है उसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, उस पर नंबर लिखा हुआ है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम जो है चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है, उनके दोनों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वहाँ जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज वगैरह, पीपीटी वगैरह या पीडीएफ वगैरह जो आपको और मतलब एक तरीके से एनरिच करेगी, आपकी पढ़ाई को आपके काम आएगी, तो वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़। सबसे पहले आंध्र प्रदेश के सीएम जो कि चंद्रबाबू नायडू हैं, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी के साथ मिलकर इनॉग्रेट किया है किस चीज़ को, इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तिरुमला के अंदर 25 सितंबर को भाई। ठीक है, दरअसल जो ये टेम्पल है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, ठीक है, इसके अंदर उन्होंने जो अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे वैकुंठम क्यू का जो वैकुंठम एक जगह मतलब कॉम्प्लेक्स बना रखा उन्होंने जहाँ लाइन लगती श्रद्धालुओं की, वहाँ पे ये जो है इंस्टॉल किया है। दरअसल इसके तहत वो क्या करेंगे कि जो यात्री आ रहे हैं, ठीक है, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ा विजिलेंस रहेगा, कोई इलीगल चीज़ तो अंदर लेके नहीं आ रहा, या फिर जो लाइन की जो मेंटेनेंस है वो अच्छे से हो पा रही है या नहीं हो पा रही, ठीक है, या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड है ये सारा सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर 3D सिचुएशनल मैप्स, लाइव डैशबोर्ड्स होंगे, पता चलता रहेगा कि क्या मॉनिटरिंग चलती रहेगी, ठीक है, और एक बार में 1 मिनट में लगभग 3.5 लाख जो है लोगों का डाटा जो है इसमें प्रोसेस होगा। ठीक है, इसका इनेबलिंग क्या है कि रियल टाइम क्राउड प्रेडिक्शन होता रहेगा, फास्टर क्यू मैनेजमेंट होती रहेगी, लाइन में कोई भगदड़ या ऐसी चीज़ पहले ही मॉनिटर की जा सकती है, साइबर थ्रेट मॉनिटरिंग होती रहेगी और एनहांस्ड पिलग्रिम सेफ्टी। ठीक है, जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कोई शरारती तत्व या फिर अलग इरादों के साथ वहाँ ना घुस जाए। ठीक है, ये दरअसल एक पीपीपी मॉडल है भाई, पीपीपी वाला, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, किसी कोई एक एनआरआई है, उसने मतलब अपनी इच्छा से दान दिया है और जो गवर्नमेंट के साथ मिलके ये सिस्टम को वहाँ इनेबल किया है। ठीक है, ये जो सिस्टम है प्रिडिक्ट सर्व दर्शनम वेट टाइम राइट फ्रॉम अलीपिरी फुट हिल्स। अलीपिरी क्या है कि वहाँ पे अलीपिरी से स्टार्ट, जो ये थोड़ा माउंटेन्स के अंदर है, ठीक है, ये मंदिर, तो जहाँ से इसकी चढ़ाई स्टार्ट होती है, जैसे लगभग 3500 स्टेयर्स जो हैं चढ़नी पड़ती हैं, तो वहाँ से अलीपिरी फुट हिल से ही जो लाइन का की सर्विलेंस स्टार्ट हो जाती है, जो वेटिंग में होते हैं जो भी श्रद्धालु, ठीक है, और बाकी की जो एमिनिटीज़ जो स्टार्ट होंगी वो एज सच आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है नहीं, तो उस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ठीक है, और AI बेस्ड मॉडर्न इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस इन तिरुमला पोट्टू टू प्रिपेयर प्रसादम एट लार्ज स्केल विद हाई क्वालिटी। दरअसल पोट्टू किसको बोला गया है? रसोई को बोला गया है भैया, ठीक है, रसोई को बोला गया है। तो तिरुमला पोट्टू मतलब उस रसोई के अंदर जो प्रसादम, जो लड्डू बनते हैं प्रसाद के लिए, वहाँ भी AI बेस्ड मॉडर्न इक्विपमेंट जो हैं वो रखे जाएंगे, ताकि जो हाई क्वालिटी मेंटेन की जा सके, ठीक है, और डिलीवरी अच्छे से हो। अगर बात करूँ इस मंदिर की, तो ये 1933 में इस्टेब्लिश हुआ था TTD एक्ट के तहत, यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम एक्ट के तहत। हेडक्वार्टर इसका तिरुपति के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो फिलहाल
जो प्लान्ड एक कैपिटल है इसकी वो अमरावती है, और एग्जीक्यूटिव कैपिटल जहाँ से एग्जीक्यूटिव काम करते हैं वो विशाखापट्टनम, और जुडिशियल कैपिटल करनूल है इसकी। गवर्नर वहाँ के एस अब्दुल नजीर हैं, और चीफ मिनिस्टर मैंने बता दिया कि एन चंद्रबाबू नायडू हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। कहीं से आपको लगे कि मेरी स्पीड स्लो है तो यूट्यूब ने फीचर दे रखा है, वहाँ पे ऑप्शन में जाइए, उसको 2 गुना कीजिए, 1.5 गुना कीजिए, आपकी मर्जी है, आप स्पीड अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा स्पीड पे किसी भी वीडियो को ना देखें। ठीक है, इससे आपके ब्रेन पे भी एक लॉन्ग रन में ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, एक बार तो आपको पता नहीं लगेगा, बाद में सब एबनॉर्मल लगने लग जाएगा आपको। ये पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। नेक्स्ट वन, और कहीं से आपको लगे कि न्यूज़ मैंने स्पेशली पढ़नी है तो मैंने आपको बता दिया कि जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल हैं वहाँ मैं अपलोड कर दूंगा, या फिर आप बीच में पॉज करके भी स्क्रीन को देख सकते हैं, बशर्ते मैं बीच में ना हूँ। ठीक है, ऐसा कोई आपको पिक्सल ढूंढना पड़ेगा। रिसेंटली जो है होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आफ्सपा को एक्सटेंड कर दिया है मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अंदर और 6 महीने के लिए। आफ्सपा क्या है ये? ठीक है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, ये 1958 के अंदर बना था भाई। ठीक है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, इसको एक्सटेंड कर दिया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर 6 महीने के लिए फर्दर। ठीक है, नागालैंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पहले से ही लगा हुआ था, असम के अंदर ये लगा हुआ था। ठीक है, असम और मणिपुर के अंदर ये लगा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये लगा हुआ है पहले से। लगभग इस पूरे स्टेट, इन पूरे स्टेट्स के अंदर नहीं लगा हुआ, कुछ सिलेक्टिव जो है डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर लगा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद अगर जम्मू कश्मीर के केस की बात करें तो आफ्सपा के सिमिलर, मतलब उसके जैसा ही एक अलग एक्ट है वहाँ पे, जिसको बोला जाता है आर्म्ड फोर्स जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल पावर्स एक्ट 1990। ठीक है, जो कि इसी एक्ट जैसी पावर्स होती हैं। दरअसल आफ्सपा क्या है, ये स्टार्टिंग में 1975 के अंदर, एक सेकेंड, 1958 के अंदर जब ये आया एक्ट बना ये, तो दरअसल ये बना था असम के अंदर कुछ इंसर्जेंसी हो गई थी। इंसर्जेंसी का मतलब है कि कोई इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग लगा लो, या ठीक है, या आर्म रिबेलियंस वगैरह का, मतलब एक तरीके से पासिंग लगा लो। तो तब ये एक्ट बना था ताकि जो रीजनल सिक्योरिटी है और जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको मेंटेन किया जा सके। ठीक है, इसके तहत आर्म्ड फोर्सेस को जो वहाँ पे जिनको भेजा जाता है उनकी कुछ स्पेशल जो पावर्स होती हैं, और वो पावर्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे डिस्टर्ब्ड एरिया जो है उसके अंदर आफ्सपा लगता है। डिस्टर्ब्ड एरिया की डेफिनेशन क्या बताई गई है? जो आफ्सपा एक्ट 1958 है उसके सेक्शन 3 में डिस्टर्ब्ड एरिया की डेफिनेशन बताई गई है कि ऐसा कोई भी एरिया जिसमें यहाँ कहीं डेफिनेशन मैंने लिख रखी थी, लेकिन चलो मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। ऐसा कोई भी एरिया जहाँ पे रिलीजन, कास्ट या कोई भी और एक्टिविटी की वजह से इतना ज़्यादा डिसरप्शन फैल जाए कि नेशनल सिक्योरिटी या इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा आ जाए, तो उस जगह, उस स्टेट, उस डिस्ट्रिक्ट या उस लोकल गांव का भी लगा लो, ठीक है, उसके लिए उस एरिया को एक तरीके से डिस्टर्ब्ड एरिया डेजिग्नेट किया जा सकता है। इस एक्ट के अंदर जो सेक्शन 3 है वो ये बता रहा है। और उसको कौन डेजिग्नेट कर सकता है डिस्टर्ब एरिया? स्टेट गवर्नमेंट भी डेजिग्नेट कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी डेजिग्नेट कर सकती है। एक बार अगर डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद ये लगातार 3 महीने के लिए एटलीस्ट जो है डिस्टर्ब्ड एरिया ही रहेगा। ठीक है, ये था डिस्टर्ब्ड एरिया की डेफिनेशन। और इसके बाद बात करें
डिस्टर्ब्ड एरिया मैंने बता दिया। हाँ, जो डिस्टर्ब्ड एरिया है वो एरिया स्पेशल कोर्ट एक्ट 1976, जहां मैंने 1975 की बात कर रहा था, वो ये है एक्ट दूसरा, जिसके इस सेक्शन के अंदर जो है लिखा हुआ है भाई। ठीक है, स्पेशल पावर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स। स्पेशल पावर्स क्या है? डायरेक्टली आप ये मान के चलो वो अरेस्ट भी कर सकते हैं बिना वारंट के, बस आपके ऊपर कुछ भी संदेह होना चाहिए तो भी आपको अरेस्ट कर सकते हैं, बशर्ते वो आपको नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है उसके अंदर छोड़ देंगे। ठीक है, और इवन फायरिंग भी हो सकती है, और अगर फायरिंग में आप किसी की जान चली गई तो वो आंसरेबल नहीं है भाई, उनके पास ये पावर है। हाँ, उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, उनको कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, सिर्फ एक कंडीशन पे, जब सेंट्रल कमीशन इस बात की परमिशन दे, जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, सॉरी कमीशन नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात की परमिशन दे, तो एक तरीके से लीगल इम्यूनिटी है आर्म्ड फोर्सेस को इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, और इस एक्ट में ऐसी कोई बात जो मैं कहीं भूल गया या ध्यान नहीं दी, क्योंकि बोर्ड के बिल्कुल करीब होता हूँ तो चीज़ें दिखती नहीं, कई बार मिस हो जाती हैं, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि एक बार इसको इस पे ज़रूर नज़रें अपनी घुमा लें, इधर उधर नज़रें घुमाने की बजाय। ठीक है, जहाँ तक लग रहा है मैंने ये सारा आपको कवर करवा दिया। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। फाउंडेशन स्टोन रखा है भाई किसका? माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने रखा है ये, और एक तरीके से मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट है राजस्थान का, जो कि इंडिया की एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा कदम उठाया है। ठीक है, और क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन का में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो एक तरीके से ये कोलैबोरेशन में किया है। प्रोजेक्ट डेवलप किसने किया है? अणु शक्ति विद्युत निगम ने। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर है किस किस के बीच में? एनपीसीआईएल, जिस जो 51% जो स्टेक है एनपीसीआईएल का है, और एनटीपीसी का स्टेक है 49%। एनपीसीएल की बात करूं तो ये है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसके तहत जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह मेंटेन किए जाते हैं, और ये एक तरीके से फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड है भाई, ये फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड है। लेकिन एनटीपीसी की बात करें, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सेंसेक्स में एनलिस्ट है, मतलब शेयर्स वगैरह इसके अंदर लोगों ने खरीद रखे हैं, तो फुल्ली गवर्नमेंट के थ्रू ओन नहीं है, ये टोटल प्योर जो है पब्लिक एंटिटी है। ठीक है, एनपीसीआईएल, और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए ये पार्टनरशिप रखी गई है, और टेक्निकल जो और मैनेजमेंट स्किल्स के लिए पार्टनरशिप रखी गई है। ठीक है, इसके बाद बात करें इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट, वहाँ पे क्या रहेगा? इस एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली अवेलेबल होगी, लोगों को सस्ते दामों पे अवेलेबल हो सकती है, और आसपास का जो एरिया है वहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो क्रिएट होंगी भाई। ठीक है, और स्ट्रेंथन एनर्जी सिक्योरिटी एंड कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द रीजन। एक तरीके से जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो भी मजबूत होगी हमारी। ठीक है, बैकअप अच्छा होगा। ये फोटो है यहाँ, रिन्यूएबल एनर्जी बूस्ट नोक सोलर पार्क। इसके साथ साथ जो है अलोंग साइड द न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द आरएसडीसीएल नोक सोलर पार्क इन फलोदी, राजस्थान के अंदर एक सोलर पार्क भी इन्होंने इनॉग्रेट किया है, जो आरएसडीसीएल के थ्रू, आरएसडीसीएल मतलब राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये एक स्टेट एंटिटी है जिसके थ्रू सोलर पार्क डेवलपमेंट वगैरह का काम किया जाता है। ठीक है, और ये किसके अंडर काम करती है? रुक भाई, आरएसडीसीएल किसके अंडर काम करती है? राजस्थान
रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी ये इसकी सब्सिडरी है, RSDCL जो है इसकी सब्सिडरी है, ठीक है। तो इसके थ्रू दिस 925 मेगावाट सोलर पावर फैसिलिटी इंक्लूड्स 735 मेगावाट डेवलप्ड बाय NTPC, इसमें से 735 जो है NTPC के द्वारा बनाई जाएगी भाई। इससे क्या है कि कार्बन एमिशंस जो हैं रिड्यूस होंगे, और जो हमने एक तरीके से ओथ ले रखी है, ठीक है, कि जो आने वाले कुछ सालों के अंदर कि इंडिया जो है कार्बन एमिशंस को एक XYZ पॉइंट तक मिटिगेट कर देगा। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमने इस चीज़ को मैंडेट कर रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़, लगभग 5 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया एक दिन 1 घंटा एक साथ इनिशिएटिव के अंदर। दरअसल ये महुआ में एक मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा चलाई हुई क्लीनिनेस जो है ड्राइव थी, जिसके थ्रू साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। और ये एक तरीके से स्वच्छ भारत मिशन को स्ट्रेंथ करने के लिए एक अच्छा स्टेप था। ये देखिए लाग रहे हैं जड़ उठाए, ठीक है, पार्क में लाग रहे हैं जड़, साफ सफाई ऑलरेडी है। कमाल की बात है, फोटो आनी चाहिए आपकी, बाकी तो बाढ़ में जाए सब, ठीक है। देखिए कहीं भी कचरा नहीं है, सबके हाथ में झाड़ू है, लेकिन और एक ही जगह 50 आदमी जुटे खड़े हैं। ये है हमारा इंडिया, हमारा प्यारा देश भारत के हमारे प्यारे प्यारे नागरिक, जो सिर्फ अपना जैसा भी है थोड़ा सोशल मीडिया के ऊपर चिपकाने के लिए लगा होता है, बस जैसे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। चलो ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ों की तरफ ध्यान न देते हुए आगे बढ़ते हैं, बोलना नहीं है, ठीक है, माहौल ही ऐसा है। इसके बाद की न्यूज़ पे बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कैंसिल कर दिया है FCRA लाइसेंस। किसका FCRA लाइसेंस कर दिया? सोनम वांगचुक की NGO का। देखिए मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पे प्रकाश डालता हूँ। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी कि लद्दाख के अंदर, लेह लद्दाख के अंदर जो है काफ़ी डिसरप्शन फैल गया है, वहाँ पे लोग भड़क गए हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो सोनम वांगचुक साहब है वो कुछ डिमांड्स को लेके, लद्दाख की डिमांड्स को लेके वहाँ अनशन पे बैठे हुए थे, लोग वहाँ बीमार पड़ गए और उसकी वजह से काफ़ी लोग रोष में आ गए और सड़कों पे उतर गए, आगजनी वगैरह हो गई और उसके अगेंस्ट भी मतलब 3-4 लोग मर भी गए, कुछ इंजर्ड हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद सोनम वांगचुक ने ये बोल के कि भाई मेरी 5 साल की मेहनत ऐसे तो ख़राब हो जाएगी अगर आप ऐसे दंगा करेंगे तो मैं अनशन तोड़ रहा हूँ। ये ऐसा ही एग्जाम्पल हमें देखने को हिस्ट्री के अंदर मिलता, चोरी चोरा घटना हुई थी और असहयोग आंदोलन चल रहा था गांधी जी द्वारा, और एक पुलिस स्टेशन को, जो आंदोलनकारी थे उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, क्योंकि पुलिस वालों ने कुछ फायरिंग वायरिंग कर दी थी। और ये अहिंसा देख के, जो ये हिंसा देख के गांधी जी ने आंदोलन को जो है कॉल बैक कर लिया था लाइकवाइज। तो यहाँ क्या है, सोनम वांगचुक जी की एक NGO थी, उसका जो FCRA क्या होता है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसके तहत क्या होता है कि आपकी NGO या आपको कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को जो है अगर बाहर से कुछ भी डोनेशन मिलता है तो वो एक तरीके से गवर्नमेंट की नज़रों में रहता है इस एक्ट के द्वारा। तो इसका लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया है इस NGO का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कयास ये चीज़ें लगाई जा रही हैं कि भाई इस NGO को जो है गलत चीज़ें और डिस्ट्रप्शन फैलाने के लिए जो है फॉरेन फंडिंग मिल रही है, इसलिए ऐसा कर दिया, ठीक है। अगर बात करें FCRA एक्ट की तो मैंने इसकी फुल फॉर्म बता दी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 जो है वो किसी इंडिविजुअल या एसोसिएशन के को जो बाहर से फंडिंग मिलती है उसके यूटिलाइजेशन पे और उसकी फंडिंग कहाँ से आई इसका पता चलता है। इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो 1976 के दौरान जो इमरजेंसी लगी थी उसके दौरान ये जो है एक्ट जो है सामने आया था, जो कि तब भी ये था कि कहीं ना कहीं बाहर से
जो है फंडिंग ना आ जाए इस चीज़ को ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए। ठीक है, प्राइमरी एम क्या है, मैंने आपको बता दिया कि किसी एनजीओ के द्वारा बाहर से फंडिंग करके हमारे देश के अंदर ऐसे मूवमेंट को ज़्यादा भड़काओ और ज़्यादा ऐसी स्थिति में ना लेके आ जाए जो देश के लिए और बाकी चीज़ों के लिए अच्छा ना हो। ठीक है, गवर्निंग इंस्टीट्यूशन क्या है भाई, इसका होम अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है वो इसको की नोडल मिनिस्ट्री है। ठीक है, इसके रजिस्ट्रेशन वगैरह एनफोर्समेंट वगैरह का काम देखती है। और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कोई भी एनजीओ है या कोई भी इंसान है जो ऐसा काम कर रहा है वो मैंडेटरीली जो है रजिस्ट्रेशन करवाएगा अपना एफसीआरए के अंडर। ठीक है, और एक बार आपको रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट मिल गया, रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, तो 5 साल के लिए वो वैलिड है। और उसके बाद जो मैंडेटरी है कि उस 5 साल के बाद जैसे ही वो एक्सपायर होता है विद इन 6 मंथ आपको इसको रिन्यू करवाना होता है, ये भी मैंडेटरी है। ठीक है, और बैंकिंग मैंडेट क्या है, लगभग 2022 के आसपास जो है कुछ चेंजेस आए थे एनजीओज के ऊपर, थोड़ी सी और नकेल कसी गई थी। ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा काफ़ी चीज़ें गलत हो रही हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर भी। जैसे मैंने आपको बताया था नेपाल के अंदर भी जो हामी नेपाल करके जो एनजीओ है, या श्रीलंका के अंदर भी, जैसे भी जो है एनजीओ का हाथ बड़ा तगड़ा बताया जा रहा है। ठीक है, एनजीओ टू एनजीओ जो है वहाँ की एनजीओ यहाँ की एनजीओ को करती है, और फिर वहाँ की एनजीओ का लिंक पता चला सीआईए के साथ मिलता है, और सीआईए मतलब एक लंबा चौड़ा खेल है। ठीक है, डीप स्टेट बातें हैं ये। ठीक है, काला सच है जिसको हर कोई जानता नहीं। ठीक है, तो इसके थ्रू बैंकिंग मैंडेट क्या लगा रखे हैं कि किसी भी एनजीओ का जो बैंक अकाउंट है वो एसबीआई के अंदर होना चाहिए और नई दिल्ली ब्रांच के अंदर ही खुलेगा, और उसी बैंक अकाउंट के अंदर आपके पैसे आने चाहिए। ठीक है, और वो पैसे आप जो है एनजीओ के काम के अलावा किसी और को ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, बार्ड रेसिपिएंट फॉरेन कंट्रीब्यूशन प्रोहिबिटेड। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि किसी और को नहीं देंगे। ठीक है, और इसके अलावा कौन से ऐसे लोग हैं जिनको फॉरेन फंडिंग अलाउड नहीं है, मतलब फॉरेन फंडिंग लेना अलाउड नहीं है, कोई जर्नलिस्ट या मीडिया कंपनी है। ठीक है, या इलेक्शन से जुड़ा कोई भी आदमी है, या जज या गवर्नमेंट सर्वेंट है, ऐसे लोगों को अलाउड नहीं है भाई। ठीक है, एग्जेम्पशन क्या है कि 2022 में जो रूल चेंज हुए थे उसमें ये है कि भाई कोई भी आदमी अगर सिंगल एंटिटी है, वो अपना कोई रिश्तेदार है, उसको बाहर से पहले 1 लाख रुपए तक की लिमिट थी कि वो फंडिंग के तौर पे ले सकता है, अब 10 लाख रुपए कर दी गई है। लेकिन उसको जो है पहले इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी जैसे ही वो फंडिंग आएगी 90 दिनों के अंदर कि वो पैसे कहाँ से आए और वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो इस चीज़ के लिए ऐसा कोई जेल नहीं होगी। बस क्या होगा, जो फंडिंग आई है, मान लो 10 लाख रुपए आई है, तो उसका 5% जो है पेनल्टी लग जाएगी आपके ऊपर। ठीक है, कैंसलेशन के क्या ग्राउंड्स हैं, अगर आप कोई मिसयूज कर रहे हो, कोई वायलेशन कर रहे हो इस एक्ट का, ठीक है, और उन पैसों से आप कोई और मटरगश्ती कर रहे हो जो मटरगश्ती इस देश के लिए महंगी पड़ सकती है। ठीक है, या पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। ठीक है, एफसीआरए जहाँ तक मुझे आशा है कि क्लियर हो गया होगा। चलो अगली न्यूज़ पे चलते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो राजस्थान की है उसने अभी रिसेंटली अजमेर का जो डेजर्ट एरिया था वहाँ पे वीट उगा दी है सोइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। सोइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है कि एक तरीके से जो सोयल को जो है उसकी लूज जो डेजर्ट हैं उनको सोयल लाइक मीडियम के साथ जो मिला के उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ा देते हैं। ठीक है, और जो कैसे बढ़ाते हैं, बायो फॉर्मुलेशंस एंड पॉलीमर के साथ। बायो फॉर्मुलेशन क्या होता है, फॉर्मुलेशन होता है एक तरीके का कोई मिक्सचर स्पेशल जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हों किसी स्पेशल चीज़ को अचीव करने के लिए। तो बायो फॉर्मुलेशंस क्या होता है कि भाई कुछ बैक्टीरिया हो जो सॉइल के लिए ठीक हो, ठीक है, कुछ एल्गी वगैरह हो, कुछ और चीज़ें हों, और उसके साथ पॉलीमर्स मिला के। पॉलीमर्स क्या होता है, चेन ऑफ मोनोमर्स। ठीक है, मोनोमर्स क्या होता है, एक एग्जांपल, एक छोटा मॉलिक्यूल जो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलके बड़ी एंटिटी बनाता है। लाइक एग्जांपल के रूप में मानो तो एमिनो एसिड है, जैसे
एमिनो एसिड, ढेर सारे एमिनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं ना। लाइकवाइज पॉलीमर मोनोमर से बनता है। मोनोमर कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो दूसरे मोनोमर के साथ जो है कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ता है। अब यूं पूछने लग जाना कि कोवलेंट बॉन्ड, ये केमिस्ट्री और बायो में नहीं घुसते ज़्यादा, यहीं रहते करंट अफेयर के अंदर, ठीक है। मतलब अजमेर के अंदर जो डेजर्ट वाला इलाका था उसके अंदर गेहूं उगा दी गई है सोयलिफिकेशन के दौरान की टेक्निक से। सोयलिफिकेशन क्या है कि जो सोयल की लूजनेस है उसको ख़त्म करके उसकी फर्टिलिटी और वाटर रिटेंशन जो पावर है उसको बढ़ाना, किसके द्वारा, बायो फॉर्मुलेशन और पॉलीमर की एक गुड मिक्सचर के साथ, ठीक है। वो कैसे काम करता है, पॉलीमर का एप्लीकेशन जो है क्रॉस क्रॉस लिंकेज बना देता है, ठीक है, जिससे वाटर रिटेंशन पावर जो है बढ़ जाती है और जो लूज सॉयल थी वो स्ट्रक्चर्ड हो जाती है, वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, स्ट्रेस रेजिस्टेंस हो जाता है, क्रॉप अडेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। ये ट्रायल किया गया है वीट, बाजरा, ग्वार और चिकपी के ऊपर भाई। इसको की फीचर क्या है कि ये वाटर एफिशिएंट है, हाई यील्डिंग रेशो है, मतलब पर एकड़ जो है आपको यील्ड जो है फसल की ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। लो इनपुट कॉस्ट है। इनपुट क्या होता है, किसी एग्रीकल्चरल इनपुट होते हैं जैसे खाद वगैरह, यूरिया वगैरह आप डालते हैं, कोई भी इनपुट आपकी श्रम है उसके अंदर परिश्रम करते हो, वो भी एक तरीके का इनपुट ही है, ठीक है। तो लो कॉस्ट इनपुट की हो जाती है, क्योंकि आपको अगर सोयल वैसे ही फर्टाइल होगी तो आपको ऊपर से ऐसी चीज़ें कम डालनी पड़ेगी जो उसको फर्दर फर्टाइल करे, ठीक है। इको रिस्टोरेटिव है, इजिली जो है बैरन डेजर्ट को, जो कि जो सूखा खाली पड़ा एरिया है उसको रिस्टोर किया जा सकता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस यही है, फूड सिक्योरिटी वगैरह के अंदर, वाटर सिक्योरिटी के वगैरह के अंदर इससे हेल्प मिलती है भाई, ठीक है। ये फील्ड के अंदर सॉइलिफिकेशन की टेक्निक, ये प्रैक्टिस दिखा रखी है। चलिए जी, अगली न्यूज़ है हमारी कि कोकराझार गेलेफू रेल लाइन जो है प्रपोज हुई है 70 किलोमीटर की। ये कहाँ से कहाँ तक है, कोकराझार हमारा पड़ता है असम के अंदर, ये यहाँ पे, ठीक है, और गेलेफू है भूटान के अंदर। ये भूटान की पहली रेलवे लाइन है इंडिया की तरफ से, ठीक है, इंडिया से जो जा रही है, ठीक है। और एक तरीके से इससे काफ़ी सारे फायदे होंगे, ठीक है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा दोनों देशों के, और जो है आपसी जो रिश्ते हैं वे ठीक होंगे, ठीक है। नहीं बेरा पाट है, वन वे वन साइड रिलेशनशिप चल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है, तो दोनों का सहयोग मिलेगा, ठीक है। और जो सिक्योरिटीज़ हैं वहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी वो भी इम्प्रूव होंगी। तो इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये प्रोजेक्ट किसने चलाया है, स्पेशल रेल प्रोजेक्ट है ये इंडियन रेलवेज का, और जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज है उसने रेलवेज एक्ट 1989 के थ्रू जो है इम्प्लीमेंट किया है इस प्रोजेक्ट को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसको सपोर्ट है, और एक तरीके से एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा मिल रहा है कि भाई ईस्ट की तरफ बढ़े थोड़ा, और हम उसको जो है वहाँ दोस्ताना बढ़ाएं, बजाय कि वेस्ट वालों के पीछे पड़ के अपना टाइम वेस्ट करें। खैर माड़ा टाइम आओ जो बात खड़े कर जे वे, ठीक है। एम क्या है कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, पहली बात तो जो क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी है भूटान के साथ वो अच्छी होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ऑब्वियस सी बात है, रेल चल लगी तो खाली डब्बे तो कहे जाओगे, लोग भी इधर तो उधर जाओगे टूरिज्म के लिए, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी, ठीक है। सिक्योरिटी है, जो इंडिया फ्रंटियर इंफ्रास्ट्रक्चर है नॉर्थ ईस्ट का वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। लगभग 3500 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, और स्टेशन 6 स्टेशन आएंगे इसके बीच में, जिसमें बालाजन, गुरुभाषा, रोनीखाता और शांतिपुर, दादीगिरी, गेलेफू आपका, ठीक है। रोड कनेक्टिविटी ये याद रखने की जरूरत नहीं है कितने ब्रिज है कितने और ब्रिज है, बस वायाडक्ट आते हैं। दो वायाडक्ट क्या होता है कि जैसे ये पहाड़ियाँ हैं, फिर एक घाटी आ गई, ठीक है, फिर ये पहाड़ियाँ आ गई, यहाँ से ये नदी है, ठीक है, तो यहाँ से रेल जो निकलती है वो ऐसे निकलती है, बस उसको थोड़ा सा ये पुल बना दिया जाता है भाई, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, वायाडक्ट,
ठीक है, एक तरीके से फर्स्ट रेल लिंक है भूटान का, और रीजनल ट्रेड हब जो है इससे पैदा होंगे, ऐसा हमारी सोच है। कर भला तो हो भला। ठीक है, बाकी अब कई बार आप डोकलाम का भी नाम सुनते होगे, ये रहा वो डोकलाम, जहाँ पे चाइना के साथ कई बार कन्फ्रंटेशन हो जाता है। ठीक है, चिकन नेक बोलते हैं इसको, सिक्किम वाले एरिया को। ठीक है, और नेक्स्ट न्यूज़, चलो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई न्यूज़ के साथ, नई एनर्जी के साथ, नई आशाओं के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल आई थिंक क्लास के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।